हमारे एरिया में गिरे हो, हमारे बाउंड्री के अंदर गिरे हो। अगर ये पाकिस्तान में गिरे होते तो अभिनंदन जैसा किस्सा होता जो पिछली बार हुआ था। सारे के सारे पायलट, एक तो पायलट उनके हाथ लगता अगर हमारा प्लेन उनके एरिया में जाके गिरता तो। अब जब हमारे एरिया में अगर गिरे हैं, मान लीजिए हम प्रिज्यूम करते हैं, तो इसका मतलब यह है कि जैसे ही एयरबॉर्न हुए हमारे प्लेन्स वैसे गिरे तुरंत। क्योंकि बाउंड्री क्रॉस करने के लिए कितना समय लगेगा, जहां से एयर बेसिस है वहां से क्या मुश्किल से 15 मिनट 20 मिनट जिस स्पीड से वो जाते हैं उसके अंदर ही। तो जो टेलीग्राफ में रिपोर्ट छपा है उसमें जो कहा है कि जो J-10C और PL-15 मिसाइल का जो कॉम्बिनेशन है, इनको पता ही नहीं चलता था कि जब विमान उड़ रहा है, उड़ने के बाद इनको पता ही नहीं चलता था कि इमीडिएटली उनको टारगेट किया जा रहा है। इस तरह की खबर वहां पड़ी है। तो क्या ये सारी जो बातें हैं, जो सारे तथ्य इनकी बातों से सामने आए हैं, वो तो टेलीग्राफ की रिपोर्ट को सही साबित कर रहे हैं और जीत रहे थे। अगर आपकी जीत हो रही थी, आप डोमिनेट कर रहे थे और पाकिस्तान बैक फुट पर था, तो आप तो सीज फायर तभी करना चाहिए था आपने जब वो आपकी इस कम से कम इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता कि जिन लोगों ने पहलगाम में ये हमला किया वो आपके हवाले करता है, फिर उनका अता पता बताता। ये तो आपने उनसे इन बार्गेन कुछ भी नहीं लिया। किस तरह के लोग हैं आप, किस तरह की गवर्नमेंट है, क्या जस्टिस दिया उन 26 लोगों को? पाकिस्तान ने तो उनको मारा, लेकिन उनके मारने वालों को अपने पाकिस्तान से मांग लिया होता तो आप शायद उसका बदला पूरा हो जाता, लेकिन आपने वो नहीं किया। इसका मतलब यह है कि सीज फायर उनको जितना चाहिए था शायद में भी उससे ज्यादा हमको चाहिए था, और हम तुरंत उसको मान्यता हमने दे दी कि चलो ठीक है सीज फायर तो सीज फायर। इस तरह का अगर कोई उसका अर्थ निकाले तो आप उसको तो देशद्रोही कहेंगे। तो इनके ऊपर कौन सा, मतलब इनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलेगा, इनके ऊपर कोर्ट मार्शल होगा, फौज के हैं नहीं है तो इसलिए कोर्ट, मतलब ये अगर दुश्मन को पूर्व सूचना दे रहे हैं तो ये क्या बता रहे हैं? एक तो इस पे बात होनी चाहिए। दूसरा, ये तालिबान की कल इतनी तारीफ करने लगे और बिल्कुल मतलब ये दोहरे हुए जा रहे थे कि मेरी बात हो गई तालिबान के जो एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर हैं आमिर खान मुताकी से, और मार उसके कसीदे पढ़ रहे थे। जनरल, मैं भी कल एक डिबेट में था, हम लोग के सीनियर हैं शरद प्रधान जी, वो डिबेट कर रहे थे और उसमें सीनियर लोग थे। सबका ये था कि देखिए साहब, तालिबान के साथ हम लोग आ गए, तालिबान हम लोगों के साथ खड़ा हो गया। मैं बिल्कुल क्लियर हूं, तालिबान ने आपके साथ बिल्कुल नहीं खड़ा हुआ है। तालिबान के जो विदेश मंत्री हैं उसका कोट अनकोट उन्होंने कहा यह है, और वो भी क्यों कहा वो भी समझ लिए। पहले उन्होंने कहा यह है कि पहलगाम में जो हत्याएं हुई आतंकवादियों द्वारा, हम उसकी भर्त्सना करते हैं, वी कंडेम इट। और ये जयशंकर जी खुद कह रहे हैं कि हमने उनसे बात किया और वी एप्रिशिएटेड कि भाई आपने इसको कंडम किया। तो आपको दुनिया में कोई एक आदमी ऐसा दिखा दीजिए जो कहे कि नहीं हमने 22 लोगों के निहत्थों की हत्या की, कोई भी देश का हो, और वो ये कहे कि नहीं ये बड़ा अच्छा काम किया। अरे भाई, ये तो कोई कहेगा कि ये इसको कंडम करना चाहिए, ये जिसमें मतलब ये आप कहां से इसको ले आ रहे हैं? वो भारत के साथ खड़ा हो गया है। आधी अधूरी बात करना। अफगानिस्तान को आज तक आपने रिकॉग्नाइज नहीं किया है सरकार को। आपका जो आपका जो वहां एम्बेसी थी वो आज भी नहीं खुली है। आप अपना बुरिया बिस्तर समेट के आप तुरंत आ गए थे 2021 में। मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूं कि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक ये दिखाना कि आपने एक बहुत बड़ा काम कर दिया है, मुझे लगता है कि ये लोगों को बरगलाने जैसी बात है। शीतल जी, आज आपसे ही शुरू कर रहे हैं क्योंकि आपने एक जो हम लोग ने इसलिए आना चाहिए कि हमने अपने एक्सचेकर का एक बहुत बड़ा हिस्सा देकर रफाल खरीदे हैं। जिस दर पर हम खरीद रहे थे उसके पहले जो सौदा हो रहा था उसको तोड़ते हुए अचानक हमने 36 रफाल के लिए एक इतनी बड़ी रकम चुका दी। ये बहुत सी कॉस्ट दी। उसमें ये कहा गया कि हम बहुत से ऐसे उपकरण खरीद रहे हैं जिनको डिस्क्लोज नहीं कर सकते लेकिन जिनका बड़ा महत्व है। तो अगर ये सब करने के बाद नतीजा ये है, अगर ये नतीजा है, अगर मैं इसलिए लगा रहा हूं कि भाई ये ऐसी चीज है कि जिस आधिकारिक तौर पर हमें प्रतीक्षा है कि भारत सरकार, भारत का रक्षा मंत्रालय, भारत की वायुसेना या जो भी आधिकारिक लोग हैं वो इस बारे में देश को स्पष्ट करें चीजें, कहाँ क्या हुआ। ये चीजें अनधिकृत स्रोतों से कॉम्बैट सिचुएशन में लॉसेस होते हैं, तो ये तो मतलब बात ठीक नहीं है।
देश को विश्वास में लिया जाना चाहिए। इस पूरे दौरान जो कुछ हुआ है, क्या हमारे लॉसेज हुए हैं मटेरियल के और क्या हमारे लॉसेज हुए हैं ह्यूमन काइंड के, वो सब चीजें डिटेल और ये स्थिति बनी हुई है। अब चूंकि फ्रांस की न्यूज एजेंसियां भी, फ्रांस के सबसे प्रमुख अखबार लेमॉट समेत अन्य सब ने इस चीज को कवर कर लिया है। सब लगभग वही सब बातें कह रहे हैं, सब में शंकाएं हैं, सब में अलग अलग संख्याएं हैं। तो बिल्कुल ये दूसरा पक्ष तो बिल्कुल सामने आना चाहिए कि रफाल के मामले और एकदम नहीं नष्ट हुआ है तो और प्रेम से आइए, बिल्कुल बताइए ना देश को और दुनिया को भी, क्यों इसमें शंका का बादल आप पैदा किए हुए हैं। ये थोड़ा समझ से परे है। और जिस तरह से उन्होंने ये बताया कि हमने पाकिस्तान को बता दिया था, ये भी इस मूर्खतापूर्ण तरीके से बताया कि उसको समझना पड़े। अब बात रही अफगानिस्तान की, इस युद्ध में भारत, दो चीजें होती है, जैसे एक फ्लैग मीटिंग होती है, दोनों देश के वो हरदम मिलते रहते हैं, लेकिन उसको कोई फोन करके और उस पर थोड़ी बोलता है कि मैंने ये कहा, उसने वो कहा, मैंने ये कहा, वो कहा। ये अगर एस जयशंकर कर रहे हैं तो ये बेवकूफी का काम बिल्कुल कर रहे हैं। हो सकता है कि कोई आर्मी में इस तरह का प्रोटोकॉल होता हो, हम उसको आई एम नॉट अवेयर, लेकिन इसको उस पे आके ये कहना कि हमने उनको बताया था, ये अब क्या हुआ भाई? ये वही मोदी जी कहा कि घर में घुस के मारेंगे, घर में घुस के मारेंगे, कि मैंने उसको कहा कि जगह और समय तुम निर्धारित करना, आप बताओ कहां आके। तो ये सब फिल्मी डायलॉग हैं जिसका कोई बहुत मेरे हिसाब से अर्थ नहीं है। मैं नहीं, लेकिन ये आपकी बात बिल्कुल जायज है। ये है, यहाँ पे लिखा है कि अगर इस तरह का कुछ हो तो पहले से वार्निंग करना है, और वो वार्निंग नहीं भी कर सकते, कोई मैंडेटरी नहीं, लेकिन करना है अगर कोई, और भारत इन सब नियमों को पालन करता है। डिप्लोमैटिक फेलियर ऑपरेशन सिंदूर के बाद बहुत मेजर डिप्लोमैटिक फेलियर हुआ है इंडिया का। पहला, जयशंकर कहते थे, जयशंकर के बारे में कहा जाता है कि ये इंडिया को एक तरह से अमेरिका के नजदीक लाए हैं। लोग भूल जाते हैं कि मनमोहन सिंह इसके जन्मदाता थे। जिस तरह से मनमोहन सिंह अपने टाइम में जब प्रधानमंत्री थे तो बुश के साथ मिलके जो सिविलियन न्यूक्लियर पैक्ट किए थे, उसको सब लोग आज भूल गए हैं। और जयशंकर नए चाणक्य माने जाते थे कि अमेरिका से बड़ा अच्छा रिलेशनशिप हो गया। और बार बार ये जो रात में फोन करते थे मार्को रूबियो को, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस, तो वो सारा अखबार में आता था कि भाई आज रात में इससे बात किए जयशंकर, कल रात में उससे बात किए, डोनाल्ड ट्रंप को ये बोले, ये सारा आता था। और उसके बावजूद भी मोदी जी के स्पीच के जस्ट पहले यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप का ट्वीट आया जिसमें उन्होंने क्लेम किया कि अमेरिका जो है वो अंपायर है इंडिया और पाकिस्तान के बीच, आर्बिट्रेटर है सीज फायर का। तो और ये जो है ये नेचुरली जो बायलैटरल एस्पेक्ट ऑफ द डील है इंडिया पाकिस्तान के बीच, शिमला अकॉर्ड से, उसको वो बिल्कुल खारिज कर दिया। तो ये जो है फेलियर सबसे बड़ा जयशंकर का माना जाए, क्योंकि ये अपने आप को मानते हैं कि ये बहुत बड़े उस्ताद हैं, चाणक्य हैं। इनफैक्ट न्यूयॉर्क टाइम्स एक रिपोर्ट में जिसमें उन्होंने कंपेयर किया जयशंकर को पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर के साथ, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर का खाली नाम दिया और जयशंकर जी का पेज 1 का आर्टिकल था न्यूयॉर्क टाइम्स का, लिखा द नेशनलिस्टिक एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया जयशंकर। पहली बार किसी ब्यूरोक्रेट को यदि नेशनलिस्टिक कोट अनकोट बोला जाए तो ये तो देश के लिए एम्बैरेसमेंट है। तो ये जयशंकर पर न्यूयॉर्क टाइम्स का अटैक था। तो इनका जो बोली है, ये किताब लिखते हैं, ये सारा जो है मैन्युफैक्चर करते हैं कि वो बीजेपी का आइडियोलॉजिकल हेजेमनी किस तरह से चले। इनके जो फादर थे के सुब्रमण्यम, वो जाने माने अच्छे स्ट्रेटेजिक अफेयर्स कह सकते हैं, कुछ लोग उनको हॉक कहते थे, बट वो माने जाते थे अच्छे राइटर स्ट्रेटेजिक अफेयर्स में। ये जो है उस मामले में बिल्कुल, मतलब ही इज नोवेयर नियर के सुब्रमण्यम। ये तो है बिल्कुल ही, ये बीजेपी का लाइन जो है एक तरह से आगे बढ़ाते हैं। तो अदर देन व्हाट शीतल जी पॉइंटेड आउट, उनका फेलियर्स, उनका बिगेस्ट फेलियर था कि जो इंडिया एक तरह से मेंबर है क्वाड का, अमेरिका से इतना क्लोज, पाकिस्तान और अमेरिका के बीच एक तरह का डिस्टेंस रहा है ऑलमोस्ट, मैं कहूंगा लास्ट 1 डेकेड या इवन लॉन्गर।
इनफैक्ट जब से क्लिंटन बने प्रेसिडेंट तब से ये पूरा पॉलिसी बदला कि क्लोजनेस टू इंडिया एंड डिस्टेंस फ्रॉम पाकिस्तान, उसको जो है ये ट्वीट बाय अमेरिकन प्रेसिडेंट जिसपे उन्होंने इक्वेट किया इंडिया और पाकिस्तान को एक साथ, वो जो है शो कर दिया। और यही नहीं, उस ट्वीट के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने तो कहा है दोनों को कि सीजफायर नहीं करोगे तो हम ट्रेड बंद कर देंगे तुम्हारे साथ। आई एम यूजिंग ट्रेड, दैट ब्यूटिफुल वर्ड, वो जो है दैट विल ब्रिंग द सीजफायर अबाउट। तो एक तरह से पूरा जो है अटेम्प्ट जो था ये वही खत्म हो गया। आज ऐसा सिचुएशन है, आपने देखा होगा प्रेसिडेंट ट्रंप अभी पहले कतार गए, फिर सऊदी अरेबिया, फिर अबू धाबी, वहां से जो भी मतलब वॉइसेस आया है वो क्लियरली शो करता है जो आपने पहला सवाल पूछा कि इंडिया तो अजीब तरह से आइसोलेटेड है, चाइना से आइसोलेटेड है। चाइना का टोटल बैकिंग पाकिस्तान को मिला। टर्की से आपने पॉइंट आउट किया कि टर्की से जिसके साथ हमारा बहुत ज्यादा बायलैटरल ट्रेड चल रहा था, उसके पहले बताने दीजिए चाइना के साथ हमारा हाईएस्ट बायलैटरल ट्रेड था, इनफैक्ट मोर देन यूएस। तो उससे तो आइसोलेटेड हैं ही, टर्की से भी आइसोलेटेड, अजरबैजान से आइसोलेटेड। हमारे सारे टूरिस्ट इंडिया से टर्की और अजरबैजान जा रहे थे। और मुझे तो लगता है कि सऊदी अरेबिया और कतार ओपनली तो नहीं, बट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज कंप्लीटली फेवर किया है पाकिस्तान को इस पूरे डिबेट में। तो कितना भी इंडिया सोचे कि मैं बड़ा पॉपुलर हूं, टेरर के अगेंस्ट फाइट किया हूं, पर ये डिप्लोमेटिक फेलियर हो गया, ये सेल नहीं कर पाए। और वही नहीं, मैं कहूंगा मीडिया कम्युनिकेशन का मेजर फेलियर है। आप दुनिया के सभी अखबार ले लीजिए, इंग्लैंड का टॉप अखबार द डेली टेलीग्राफ से शुरू कीजिए, उधर CNN मीडिया चैनल फॉर एग्जांपल, बाकी सारे रिपोर्ट्स, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, वॉल स्ट्रीट जर्नल, सारा पढ़िए। इवन इनफैक्ट प्रेसिडेंट ट्रंप का एक ऑफिशियल ट्वीट भी आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं बड़ा सॉरी हूं, आई एम वेरी सॉरी कि इंडिया का 3 राफेल शॉट डाउन हो गया। और इनफैक्ट जो डेली टेलीग्राफ का मैंने नाम लिया, वो बहुत ही एक परसुएसिव पीस किया जिसमें उन्होंने लिखा था कि ये जो वॉर है बिटवीन इंडिया पाकिस्तान, ये बेसिकली दिखाता है कि कौन सा टेक्नोलॉजी पावरफुल है, राफेल फ्रांस का कि चाइना का J-10। तो वो ये जो है ना, ये हाईलाइटिंग जो हुआ मीडिया में, वेस्टर्न प्रेस में, आप दोनों आदमी शीतल जी और आप अमेरिका में थे, आप लोग देखे होंगे, वहां पर कहीं इंडिया का चर्चा ही नहीं हो रहा था। सारा हो रहा था कि हाउ राफेल हैज फेल्ड एंड द चाइनीज डिफेंस सिस्टम हैज सक्सीडेड। और इनफैक्ट आपको पता है कि जो स्टॉक मार्केट है वो 2 दिन के अंदर करीब 37% गेन किया है। वो चाइनीज जो प्रोड्यूसर हैं उसके, मुझे अभी नाम मैं भूल गया, जो मैन्युफैक्चरर है उसके 37%, पहला दिन 17%, दूसरे दिन 20%। तो ये जो एंटायर वे, एक होता है वॉर, दूसरा होता है जो नैरेटिव बिल्डिंग होता है इंटरनेशनली थ्रू अ डिप्लोमेटिक चैनल, और तीसरा होता है मीडिया कम्युनिकेशन टू द वर्ल्ड। इस दोनों में इंडिया मेजरली फेल किया, डिप्लोमेटिक वॉर में या डिप्लोमेटिक नाइसिटीज में कह सकते हैं, और दूसरा मैं कहूंगा मीडिया कम्युनिकेशन में, और उसमें जयशंकर बहुत बड़े रोल प्ले किए हैं इस फेलियर में। इनफैक्ट इनका जो इमेज था, ये इमर्ज कर रहे थे एक हीरो ऑफ द बीजेपी, वो ऑलमोस्ट इस वॉर के बाद तो जीरो बन गए हैं। तो इट्स वेरी सैड कि इस तरह से। और उसके बाद यदि थोड़ा सा और आगे बढ़ूं तो अभी जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमिटी जो बनी है 7 मेंबर की, जिसमें किरेन रिजिजू ने रिक्वेस्ट किया था राहुल गांधी को कि आप, अब आप दुनिया को क्या समझाने जा रहे हैं, ये सवाल है। और दुनिया को समझाने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ रही है, कनिमोझी या फिर सुप्रिया सुले? भाई आपका तो दावा यह है कि नरेंद्र मोदी का इतना जलवा है दुनिया में कि नरेंद्र मोदी तो युद्ध भी रुकवा देते हैं।
इतना जलवा है, मतलब दुनिया में आज भारत का जो सर ऊंचा हुआ है वो नरेंद्र मोदी की वजह से हुआ है। उनकी बात को हर कोई मानता है, ये तो आप ही का दावा है। अब नरेंद्र मोदी क्यों नहीं कर रहे ये काम भाई? वो अगर कहेंगे, वो अगर बात करेंगे दुनिया से तो दुनिया मान जाएगी। इतनी तो उनकी ताकत है, ऐसा आपका कहना है, ऐसा आपका दावा है। तो नरेंद्र मोदी से बात नहीं बन रही है क्या, ये सवाल है। इसलिए आपने रिटेलिएशन भी कर लिया। अब रिटेलिएशन के बाद आपको क्या ऐसा लग रहा है कि दुनिया को बताने की जरूरत है? कुछ तो है, बहुत सारे सवाल है, एफर्ट है, या फिर मोदी जी का जो पर्सोना है वो कुछ काम नहीं कर रहा है, इसलिए आपको ये एडिशनल एफर्ट अपार्ट फ्रॉम अटैकिंग पाकिस्तान, अपार्ट फ्रॉम टेकिंग रिवेंज एंड इनिशिएटिंग ए रिवेंजफुल एक्शन, आपको ये करना पड़ रहा है। इसका मतलब आपकी बात बन नहीं रही। 2008 में और 2025 में ये फर्क है। तो ये पहली बात है। और जो शिवशंकर, जो अपने फॉरेन मिनिस्टर है, उन्होंने जो कहा उसका एक मतलब वो तो खुद प्रधानमंत्री मोदी को काउंटर कर रहे हैं, क्योंकि मोदी जी ने तो ये कहा था अपने भाषण में कि हमने 100 टेररिस्ट मार दिए। अब बताइए, आप अगर पहले से उनको इत्तला दे रहे हैं, पहले से आप उनको अलर्ट दे रहे हैं कि भाई हम आतंकी ठिकानों पर हमला करने वाले हैं, आपकी मिलिट्री अगर हो तो आप दूर रहे, हम आपके ऊपर मिलिट्री अटैक नहीं कर रहे, ये वॉर नहीं है, तरह तरह की बातें। अगर आपने आतंकी स्थलों पर आपका हमला होना था, पाकिस्तान को आपने पहले ही बता दिया था, तो फिर वहां क्या 100 आतंकवादी बैठे रहेंगे सिटिंग डक्स कि आइए हमको मारिए? इसका मतलब दो में से एक कुछ तो भी सच है। या फिर आपने पाकिस्तान को पहले से बताया नहीं, तभी जाकर 100 लोग मरे हैं, या फिर अगर बताया है तो 100 आतंकवादी मरने का सवाल ही पैदा नहीं होता। कैसे वो क्या वहां बैठे रहेंगे वो? तो ये हमने पहले क्या कहा है, हम अब क्या कह रहे हैं, दोनों में कुछ तालमेल बैठता है नहीं बैठता है, इसका विचार नहीं करते। किसी ने एक वीडियो जारी किया और कहा कि मुझे इन जोकरों पर हंसी आती है, तो सचमुच हंसने वाली ये बात है। आप कह रहे हैं हमने पहले से उनको अलर्ट कर दिया, आतंकी ठिकानों पर हमला करेंगे, आप कह रहे हैं कि 100 आतंकवादी मारे गए। ऐसा थोड़ी होता है। और बहुत सारी बातें, ऐसा है कि सरकार ये कोई देश नहीं है, सरकार को ये देश के साथ इक्वेट नहीं कर सकते। सरकार देश को सपोर्ट करना है, सरकार को सपोर्ट करना नहीं है, या फिर सरकार को सपोर्ट नहीं करना यानी देश के खिलाफ बात करना, ऐसा नहीं है। ये तो नैरेटिव इन्होंने भी पिछले 10 सालों में इस तरह से इसका प्रोपेगेंडा किया है, इस नैरेटिव का। ऐसा है कि मेरे देश के साथ क्या हो रहा है ये जानने का मुझे अधिकार है, और वो आपका बताना कर्तव्य है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो हमारे राफेल गिराए, इस तरह की जो खबरें हम सुन रहे हैं, हमारे जो DGAO है, डायरेक्टर जनरल ऑफ एयर ऑपरेशंस, उन्होंने हमको एक बताया कि भाई ऐसा है, कॉम्बैट सिचुएशन में तो लॉसेस होती है, लेकिन हमारे सारे पायलट सेफ वापस आए। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पैदा होता है, वो ये है कि हमारे पायलट वापस सेफली तभी आ सकते हैं जब ये सारे प्लेन हमारे एरिया में गिरे हो, हमारे बाउंड्री के अंदर गिरे हो। अगर ये पाकिस्तान में गिरे होते तो अभिनंदन जैसा किस्सा होता जो पिछली बार हुआ था। सारे के सारे पायलट, एक तो पायलट उनके हाथ लगता अगर हमारा प्लेन उनके एरिया में जाके गिरता तो। अब जब हमारे एरिया में अगर गिरे हैं, मान लीजिए हम प्रिज्यूम करते हैं, तो इसका मतलब यह है कि जैसे ही एयरबॉर्न हुए हमारे प्लेन्स वैसे गिरे तुरंत, क्योंकि बाउंड्री क्रॉस करने के लिए कितना समय लगेगा? जहां से एयर बेसिस है वहां से क्या मुश्किल से 15 मिनट 20 मिनट जिस स्पीड से वो जाते हैं उसके अंदर ही। तो जो टेलीग्राफ में रिपोर्ट छपा है उसमें जो कहा है कि जो J-10C और PL-15 मिसाइल का जो कॉम्बिनेशन है, इनको पता ही नहीं चलता था कि जब विमान उड़ रहा है, उड़ने के बाद इनको पता ही नहीं चलता था कि इमीडिएटली उनको टारगेट किया जा रहा है। इस तरह की खबर वहां पड़ी है। तो क्या ये सारी जो बातें हैं, जो सारे तथ्य इनकी बातों से सामने आए हैं, वो तो टेलीग्राफ की रिपोर्ट को सही साबित कर रहे हैं। हमारे पायलट सेफ आए मतलब हमारे एरिया में ही प्लेन गिरे, वरना वो तो पकड़ ही लेते ना उनको। तो ये सवाल पूछे तो क्या हम क्या देशद्रोही हो जाते हैं? भाई ये हो सकता है कि एक वॉर के सिस्टम में कई बार तुम्हारे राइवल को एक एज होती है, और पाकिस्तान को एज मिले चाइना की वजह से। और चाइना ने इस युद्ध का एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर जो उपयोग किया है, उनका जो मिसाइल है PL-15 और जो प्लेन है J-10, तो इसका उन्होंने जो उपयोग किया, एक्सपेरिमेंट किया कि किस तरह से इफेक्टिव हो सकता है, और भारत के खिलाफ किया। और इससे भी ज्यादा प्रभावी, इससे भी ज्यादा एडवांस्ड
ये प्लेन्स और मिसाइल्स उनके पास ऑलरेडी है, ज्यादा रेंज वाले हैं। तो कल जाकर अगर वो भारत के साथ कुछ खुरापात करता है, आपने मौका ही क्यों दिया? आपने रिटेलिएशन किया, इसका चाइना को फायदा मिला, वो एक्सपेरिमेंट कर पाए। अगर आप रिटेलिएट नहीं करते, इस तरह का एक्शन नहीं लेते पाकिस्तान के खिलाफ, तो चाइना ये नहीं करता। अब चाइना को ये पता चल गया है कि भारत की कमजोरी क्या है, और कमजोरी पता चलने के बाद वो और खुरापात करेगा। मतलब आपने एट द एंड ऑफ द हासिल क्या किया है? तो ये बहुत सारे सवाल इसमें से पैदा हुए हैं, और इन सवालों के जवाब सरकार तो देने से रही। अब आप एक डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव के तौर पर सारे पार्टियों के लोगों को लेके जाने की जो एक कवायद कर रहे हैं, वो अच्छा है, वो करना चाहिए। लेकिन इससे स्पष्ट है कि दुनिया में आपको ये एफर्ट, ये सारा करने के बाद करना पड़ रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके बारे में जो परसेप्शन दुनिया में बना है, वो उस तरह का नहीं है जिस तरह का आप चाहते हैं, जिस तरह का हम इस देश के नागरिक के तौर पर चाहते हैं। उस तरह का परसेप्शन इस सारे प्रकरण के बाद हमारे बारे में नहीं बना है, और इसीलिए आप इस तरह का ये कवायद जो है वो कर रहे हैं। ये इस पर से स्पष्ट होता है। तो मुझे लगता है कि ये सारा जो हुआ है पिछले 10-15 दिनों में, उससे जवाब कम और सवाल ज्यादा पैदा हुए हैं। और ये सवाल पूछना हमारा काम है और उसका जवाब देना सरकार का काम है। लेकिन वो इस बात, मतलब इस तरह का नैरेटिव बताकर कि आप जब देश के साथ खड़े नहीं रहते तो आप देशद्रोही है, इस तरह की बात करके वो हमको दबाना चाहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये सारे सवाल बार बार पूछे ही जाने चाहिए। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल है जिसकी बात ये नहीं कर रहे हैं, वही सीज फायर जब आप कर रहे हैं, आप डोमिनेट कर रहे थे पाकिस्तान को। आप तो पाकिस्तान को आपने खदेड़ भी दिया था। आप जब सीज फायर, वो प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि दे वर बेगिंग फॉर इट, वो तो भीख मांग रहे थे सीज फायर की, भैया हमको सीज फायर चाहिए, माफ कीजिए। ऐसा अगर है तो जो डोमिनेटिंग कंट्री होता है, जो विनिंग कंट्री होता है, वो तो बोलता है कि हम सीज फायर करेंगे, लेकिन हमारी ये कंडीशंस है, हमारी ये टर्म्स है। और सबसे बड़ी टर्म आपकी क्या होनी चाहिए थी, सबसे बड़ी कंडीशन आपकी क्या होनी चाहिए थी कि जिन लोगों ने पहलगाम को अंजाम दिया वो लोग कहाँ है बताइए, पहले उनको हमारे हवाले कीजिए, सीज फायर बाद में होगा। अगर आप ये अपोजिशन ने भी पूछने चाहिए, ठीक है, इनके साथ जाना, पर विदेश जाना और इस भारत की बात को समझाना, ये करना चाहिए, ठीक है। लेकिन अब इसी कहीं आप बोले कांग्रेस के 4 लोग इम्प्रॉपर लोग हैं, जो भी है, आपने जो जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, तो कनीमोजी के साथ तो आपने क्या किया है पिछले 4-5 साल पहले जो कुछ भी हुआ है, आप तो ईडी की बात भी कर रहे थे, वो कहां से प्रॉपर कैंडिडेट हो गई है आपके लिए? बहुत सारे सवाल है, सारे सवाल उनसे पूछते रहना बहुत जरूरी है उनको। और ये बात तो बिल्कुल किसी को हजम नहीं होगी कि आपने पूर्व सूचना देके 100 लोग मारे। ये तो यार बेवकूफी कोई कह सकता है और बेवकूफी कोई मान सकता है। आनंद जी। जी, मैं नवेद साहब, अब जरा आप समझ लो, एक जो विवेक साहब ने कहा है कि अभी तक ये बात नहीं तय हुई है कि ये एडमिट किया है कि चूक हुई है, लेकिन उस चूक में हमारे कौन लोग जिम्मेदार हैं, ये अभी तक बात नहीं हुई है। अभी तक अंतोगत्वा शायद ये होगा कि वो कांस्टेबल या वो कहीं जिम्मेदार थे, इस तरह की कोई बात आएगी। मैं एक बात जो विवेक जी ने कही वो मैं फिर से इसलिए क्लियर कर दूं कि उसको लेके थोड़ी गलतफहमी है। टेलीग्राफ में जो ओरिजिनल रिपोर्ट छपी थी वो बार्कर की छपी थी, वो जो एक विदेशी होता, उसने एक रिपोर्ट छापी थी और वो तथ्यों पर आधारित रिपोर्ट थी। उस रिपोर्ट को रेडिट पे पाकिस्तान के जर्नलिस्ट ने उसी को बेसिस बना के उसमें उसकी रिपोर्ट को फिर छाप दिया था, और जिसको लेके सब लोग उड़ गए थे। तो वही आ रहा है कि वो फेक रिपोर्ट है, फेक रिपोर्ट है। लेकिन जो उसके फैक्चुअल पोजीशन है वो चेंज नहीं हुए हैं। मतलब जो बार्कर ने कहा है वो रिपोर्ट अलग है, रेडिट की रिपोर्ट, रेडिट के जो उस पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने कहा है वो अलग है, लेकिन बेस्ड ऑन दैट है। तो उसके नंबर्स और उसके फैक्ट वही हैं। तो मैं इसलिए इस बात को कह दे रहा हूं क्योंकि कई लोगों को लग रहा है कि नहीं वो ऐसा हुआ ही नहीं है। ऐसा हुआ है, और मुझे ये लगता है कि इसको हमें बताने में क्या दिक्कत होनी चाहिए। हमारे तो भाई बहुत से जहाज नष्ट हुए थे, 71 में भी हुए थे, 65 में हुए थे। ये अगर वॉर होगी तो ये तो होगा ही होगा, जहाज नष्ट होंगे। और ये पता लगना चाहिए कि ये कितना एफिशिएंट रफाल है, ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि ये शायद 4.5 जनरेशन वाला है, चाइना अब 6 जनरेशन में पहुंच रहा है। हाँ, ये 5th जनरेशन। शायद मेरी आवाज आ रही है? आ रही तो एक तो इसपे, और ये जो जांच, ये जो चूक हुई उसकी जांच कब होगी, कब पता लगेगा, इस पे सब लोग साइलेंट है और ना कोई इस पे जवाब दे रहा है।
नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है और इस बात पे कोई शक नहीं है कि ये पहलगाम की घटना के बाद और जो भी आतंकवादियों के खिलाफ जो कार्रवाई हमारे देश ने की है, उसके बाद देश में एक मरमरिंग है, आम जनता के कुछ मरमरिंग है और कुछ सवाल हैं, और वो तमाम सवाल एक दूसरे से पूछे जाते हैं। सत्ता से किससे पूछे समझ में नहीं आता है। हम लोग कभी कुछ टीवी चैनल्स पे बैठते हैं तो हम लोगों से भी आम जनता और तमाम लोग अपने सवाल करते हैं, हमारे पास भी जवाब इस समझ लेंगे कि इसका मतलब क्या है, लेकिन अब क्या कहा जाए। यही सब ये संसद सदस्य हैं और तरह तरह की इस तरह की बातें उनकी, लगभग हर 15 दिन में इस तरह का कोई एक बयान आता है जो बाद में या तो वापस लेना होता है या उसपे शीशा लेदर हो जाती है। तो इस तरह की बहुत सी योग्य प्रतिभाएं इस पूरे कुनबे में हैं और इसमें लगातार वृद्धि हो रही है। उसी का एक बेहतर पढ़ा लिखा स्वरूप जो है वो हमारे विदेश मंत्री जी हैं। खैर, आपके कार्यक्रम के जरिए आज बात उन तक शायद पहुंच गई हो, बस यही रोक देता हूँ। नहीं, बस अजीत भाई, चलते चलते मैं आपसे भी पूछ लूं भाई, अजीत भाई तो अमेरिका रह के पढ़े हैं, ये अल्फा मेल मतलब हाउ शी कैन, हमारे भारत सोनी जी कह रहे हैं मोदी के खिलाफ कुछ नहीं मिला तो छोटी छोटी बातों के, छोटी बात नहीं, गाली है भाई। अल्फा मेल आप किसी को कैसे, मतलब हाउ यू कैन से, आप अमेरिका में ये अल्फा मेल मतलब क्या, इसको हम हिंदी ट्रांसलेशन क्या करें? महिलाएं भी उसको देख रही हैं, छोटे बच्चे भी देख रहे होंगे, नौजवान भी देख रहे होंगे, अल्फा मेल, और वो बिल्कुल चुप हैं। इस पे तो इनकी सदस्यता जानी चाहिए, इनको सजा होनी चाहिए मेरे हिसाब से। देश के प्राइम मिनिस्टर के लिए अगर इस तरह की भद्दी बातें कर रहे हैं, बहुत एक संक्षिप्त टिप्पणी, बहुत अल्फा मेल पे से। एक तो अल्फा मेल का अपने आप ही डेफिनेशन जो होता है, ऑफ कोर्स आप कह सकते हैं एम्बिशियस, इंडिपेंडेंट, कॉम्पिटिटिव, बट डोमिनियरिंग, जो हमेशा डोमिनेट करे कोई भी वातावरण को, और ऊपर से उसमें एक सेक्सुअल छुपा रहता है। और उस पे ट्रंप साहब जो हैं, उन पे जो चार्जेस है करीब 36 मतलब जगह चार्जेस है कि इन्होंने विमेन को किस तरह से मोलेस्ट किया, क्या किया। तो उसमें आप अब उसके बाद ये कह रही हैं कि मोदी जी ट्रंप साहब के बाप हैं अल्फा मेल में। तो आप सोच लीजिए इसका मतलब क्या हो सकता है। तो अब मतलब क्या बोला जाए, मतलब इट्स अ वेरी एम्बैरेसिंग सिचुएशन। और थैंकफुली बीजेपी प्रेसिडेंट नड्डा साहब ने उन्हें कहा इसको डिलीट करो, और उसके बाद जाके उन्होंने पॉइंट आउट किया कि पहले बड़ी खुश थी, पुलकित थी कि मैंने ये लिखा है, उसके बाद कहा कि नहीं, नड्डा जी ने कहा तो मैंने डिलीट कर दिया। और उनकी जो ये आदत है, और जैसे शीतल जी ने पॉइंट आउट किया, डिप्टी चीफ मिनिस्टर है मध्य प्रदेश के, तो कहते हैं कि जितने आर्मी है इंडिया के, वो सब जो है मोदी जी के पैर पे गिरे हुए हैं कि आप ही ने ये बड़ा सक्सेसफुल वॉर करवाया। तो इस तरह का जो ट्वीट होता है, एक और मिनिस्टर है मध्य प्रदेश के, तो उन्होंने जो है कह दिया कि हमारी जो स्पोक्स पर्सन है आर्मी की, वो सिस्टर है टेररिस्ट के। मतलब ये बीजेपी जो है मोटर माउथ से भरा हुआ है, चाहे ये मैडम हो या बाकी सब, उनको बोलना बड़ा जरूरी है। और टैलेंट की इतनी कमी है कि कभी अच्छा स्पोक्स पर्सन बन ही नहीं पाते। आनंद जी मेरे एक संजय झा जी आते हैं इसमें, वो बता रहे हैं कि क्या है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी खोल के देख लीजिएगा। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि वो अमर्यादित है। विवेक जी, बस चलते चलते इन लोगों की भाषा कब सुधरेगी? ये असल में हो क्या गया है कि एक ऐसा पूरे राक्षस तैयार कर लिए गए हैं जो खुद ही भस्मासुर होकर अपने ऊपर ही हाथ रखने को तैयार है। तो उनको हरदम इस तरह का चाहिए, उनको कोई गाली देने वाला चाहिए, किसी को गाली देनी ही देनी है। कोई गाली नहीं मिलेगी तो अपने ही प्राइम मिनिस्टर को गाली देने लगेंगे। मुझे ये अजीब सी स्थिति लगती है। बहुत एक संक्षेप में करके खत्म करेंगे कि इस समय इट इज हाई टाइम दैट बीजेपी मस्ट अंडरस्टैंड, इंट्रोस्पेक्ट कि गाली गलौज से का चीजें नहीं सुधरेंगी। आप गाली गलौज करके ना ऑपोजिशन का मुंह बंद कर पाएंगे और ना आप किसी दुश्मन का मुंह बंद कर पाएंगे। लास्ट वर्ड आपसे विवेक जी। अनम्यूट कर लीजिएगा। हाँ, हेलो, फिर से हाँ जी, हाँ। नहीं, जहां तक कंगना रनौत का सवाल है, मुझे लगता है कि अज्ञान से बातें, बहुत अज्ञान मूलक बातें बहुत कहती है वो। मुझे नहीं पता कि उसको
अल्फा मेल का सही मायनों में कुछ अर्थ पता है या नहीं है, उसमें जरूर एक सेक्सुअल पावर का एलिमेंट है, क्योंकि वो ऐसा मेल होता है ग्रुप का जो सबको डोमिनेट करता है, और डोमिनेट करता है मतलब हर चीज में डोमिनेट करता है। तो और उस वो बायोलॉजिकल उसमें एक सेंस है, और हमारे प्रधानमंत्री तो नॉन बायोलॉजिकल है, तो हम सबको पता है। तो उन्होंने खुद कहा है मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ, उसके बाद भी कंगना रनावत इस तरह की बात करती है, तो क्या कहना। तो वो लेकिन ये है संघ परिवार का ये उसकी खासियत है, कैरेक्टर असैसिनेशन करना, इस तरह की गंदी बातें करना। इनके जो ट्रोल्स है उनकी आप भाषा देखिए, वो जिस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। मेरी एक फेसबुक के पोस्ट पर इनका एक कोई ग्रुप है, राइजिंग भारत या जय हिंद, ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स है, उसमें से एक ग्रुप ने मैं मतलब एक्चुअली बता देना चाहिए, इनको एक्सपोज करना बहुत जरूरी है। उन्होंने लिखा कि आप थोड़ा सा चेक कीजिए, मेरे बारे में लिखा, आप थोड़ा चेक कीजिए कि आपका जन्म कैसे हुआ। ये हो सकता है कि किसी दंगे के दरमियान आपकी माँ के ऊपर बलात्कार हुआ हो, ऐसा मेरे एक पोस्ट पर इनके एक ग्रुप का। ये संस्कृति रक्षक है इस देश के, भारतीय संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम, दुनिया भर की बकबक रोज करते हैं, और एक मुंह से ये बकबक करते हैं और दूसरे मुंह से इतनी गंदी बातें करते हैं कि जो कोई नहीं कर सकता। मतलब मुझे एक्चुअली ये बताने में वो शर्म हो रही थी, लेकिन मैंने बताया क्योंकि इनको एक्सपोज करना बहुत जरूरी है। तो इस तरह की भाषा का प्रयोग आए दिन इनके ट्रोल आर्मी जो है वो करती है। और मुझे कंगना रनावत का ये बात तो बहुत ही माइल्ड है उस लिहाज से देखा जाए। अगर इनकी सबसे गंदी बातें अगर आप देखें, किसी एक बड़े सोशल एक्टिविस्ट के बारे में इन्होंने फेसबुक पर लिखा था कि इसकी माँ नेक नहीं और इसका बाप एक नहीं, ऐसा लिखा था। तो इनकी हर चीज में सेक्स आता है, ये आप देखिए, ये उतरते हैं सेक्स पर ही। तो ये जो विकृति है, ये विकृति कभी कभी रिफाइंड तरीके से सामने आती है, ऊपर से रिफाइंड दिखता है लेकिन अंदर से सेक्सुअल इन्यूएंडोज उस पर रहता ही है। और ज्यादातर वो बिल्कुल खुले तौर पर वो कहते हैं इस तरह की बात। तो आ जाकर फिर इनकी जो गाड़ी है वो सेक्स पर ही उतर जाती है। तो इनसे यही एक्सपेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि ट्रेनिंग ही इस तरह का मिला है। और संस्कृति की बात एक तरफ करना, दूसरी तरफ संस्कृति का हनन करना, ये जो पिछले 100 साल से चल रहा है, जो हमारी असली संस्कृति है, उस संस्कृति को नष्ट करना, यही इनके प्रोजेक्ट का पार्ट है, और उसको नाम हिंदुत्व का दिया जाता है। आनंद जी। जी, वाह।